हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी परीक्षा छात्रों से क्या उम्मीद रखती है, इसको जानते हैं इस बेसिक वीडियो के द्वारा। ये वीडियो अनिवार्य है उन सभी छात्रों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं हूं आपका गाइड, मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह। मैं एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और पिछले कई वर्षों से छात्रों को सफलतापूर्वक यूपीएससी के लिए गाइड कर रहा हूँ और एक स्पेशलिस्ट हूँ जीएस आंसर राइटिंग और निबंध लेखन में। तो आज हम कुछ बुनियादी बातें जानते हैं कि यूपीएससी छात्रों से क्या चाहता है। तो ये कौन से छात्र हैं? इन छात्रों को हम बोलते हैं बिगनर्स। तो ये बिगनर्स कौन है? या तो वो स्नातक कर चुके हैं या स्नातक कर रहे हैं, पर मन बना चुके हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठान लिया है। पर ठानने से पहले ये जान लें कि कुछ सुधार उनको अपनी कार्यशैली में करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ रॉन्ग हैबिट्स लेके यूपीएससी की तैयारी की जाती है जिसमें विफलता हाथ लगती है, फेलियर हाथ लगता है। तो वो कौन सी गलत आदतें हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं, द रॉन्ग हैबिट्स। छात्र कैसे पढ़ते हैं? समझ के कम पढ़ते हैं, रटते ज़्यादा हैं। क्या पढ़ते हैं? मात्र नोट्स, पिछले साल के सॉल्व पेपर्स। और कब पढ़ते हैं? एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। और कॉपियों में क्या लिखते हैं? कई बार उसको फिल करने की कोशिश करते हैं कि कुछ भरने से मार्क्स मिल जाएं। ये सभी तरीके कारगर नहीं है यूपीएससी के लिए। पहली बात, रटने से एग्ज़ाम पास नहीं होगा यूपीएससी का, कम पढ़ने से पास नहीं होगा, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ने से पास नहीं होगा, और मात्र कॉपियां भरने से एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि यूपीएससी क्या डिमांड करता है देखते हैं स्लाइड के ऊपर। यूपीएससी कम से कम 1 साल सीरियस तैयारी की मांग करता है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज तक जानने की आवश्यकता होती है। और इस बेसिक टू एडवांस सफ़र के लिए आपको रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ती है, निरंतर पढ़ाई, और लगातार अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट प्रैक्टिस। पहली बात, ये एग्जामिनेशन मात्र किताबों का नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स का नहीं है, करंट अफेयर्स का नहीं है और अखबार का नहीं है। ये एग्जामिनेशन है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि समाज के बारे में हर प्रकार की जानकारी और उसमें बदलाव लाना, उसको विकसित करने के तरीके। और ये विकसित कौन करता है? सिविल सर्वेंट, क्योंकि सिविल सर्वेंट समाज के प्रबंधक होते हैं और वो ज़्यादातर सभी संस्थाओं के हेड होते हैं और वो समाज में बदलाव को क्रियान्वित करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यानी कि आपको एक मात्र छात्र से एक प्रबंधक होने का सफ़र तय करना है। इसके लिए आपको जल्दी बदलाव की ज़रूरत है, ट्रांजिशन इज़ रिक्वायर्ड। और ये ट्रांजिशन आपसे 5 नई आदतों की मांग करता है। वो 5 आदतें कौन सी हैं, ज़रा देखते हैं। पहला, सस्टेन्ड स्टडीज़, यानी कि निरंतर पढ़ाई, लगातार पढ़ाई, जो अक्सर ग्रेजुएशन के दिनों में नहीं होती है। उसके बाद, एन्जॉय द जर्नी ऑफ लर्निंग। मात्र ये सोच लेने से कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सिलेक्शन की प्रक्रिया में टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल। तो आप अगर एक सीरियस विद्यार्थी हैं और आप एक अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको इस पूरी जर्नी को एन्जॉय करना पड़ेगा। डेली मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, मैं डेली किस प्रकार से विकसित हो रहा हूँ, मेरी सोच किस प्रकार से बन रही है, क्या मैं एक नया नॉलेजेबल व्यक्ति बन रहा हूँ, नहीं बन रहा। तो इस नॉलेज के सफ़र को आपको एन्जॉय करना पड़ेगा, तब यूपीएससी आपको आसान दिखेगा। तीसरा, रॉट लर्निंग, यानी कि रटना तो त्यागना पड़ेगा, रट के एग्ज़ाम पास नहीं होगा, क्योंकि आपको मेजर ध्यान लगाना पड़ेगा मुद्दों को समझने के लिए, इश्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। और मुद्दों को समझाने के लिए आपको आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने की कला विकसित करनी पड़ेगी। तो 5 आदतें हैं जो आपको लानी पड़ेंगी, और जो गलत आदतें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया 5 आदतें। अब रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए क्या हैं। लगातार पढ़ाई, जर्नी को एंजॉय करना, समझ के पढ़ना, सभी मुद्दों के बारे में जानना और उसको विस्तार पूर्वक लिख के बताना। अब ये जो बदलाव है, इसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का टाइम शेड्यूल क्या है। पेपर को समझते हैं, प्रीलिम्स को, मेंस को, इस प्रकार के सब्जेक्ट क्यों दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, हमें इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने ही क्यों हैं, इन सब को विस्तार पूर्वक हम जानते हैं।
तो टाइमलाइंस नॉर्मली ये रहता है, शेड्यूल उसका ये रहता है। नॉर्मली 2-3 साल जो था वो ख़राब हो गए थे कोविड की वजह से, इसकी वजह से टाइम शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था, वापस अब वो सही समय धारा में आ गया है। तो पहला जो नॉर्मली रहता है, नोटिफिकेशन आता है फरवरी में, तो फरवरी के बाद फॉर्म भरने स्टार्ट होते हैं। तो करीब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का। प्रीलिम्स जब आता है तो मई और जून में होता है। करीब 5 से 6 लाख स्टूडेंट एक्चुअली अपीयर होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स चयन की प्रक्रिया नहीं है, प्रीलिम्स वो प्रक्रिया है जिसमें लोगों की या स्टूडेंट्स की छटनी की जाती है कि कितने लोग मुख्य परीक्षा में बैठने लायक हैं या नहीं। तो ये छटने की प्रक्रिया है। तो 5 से 6 लाख स्टूडेंट जब अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, तो 10 से 12 हज़ार लोग बैठते हैं मुख्य परीक्षा में, और प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है करीब 1 महीने के अंतराल के बाद, और मुख्य परीक्षा होती है सितंबर में। तो 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट लिखते हैं परीक्षा सितंबर में। रिजल्ट आएगा जनवरी में। इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट होगी फरवरी, मार्च और अप्रैल तक। इंटरव्यू में करीब 2 से 2,500 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अगले प्रीलिम्स से पहले। ये पूरे 1 साल की टाइमलाइन और प्रक्रिया है। अब देखते हैं फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेंस। सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो उसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। सो जीएस पेपर 1 होता है जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है कि कौन व्यक्ति मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुआ और शॉर्टलिस्ट हुआ, और जीएस पेपर 2 होता है मात्र क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं, 33% स्कोर करना होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते मेरिट में, लेकिन ये पास करना अनिवार्य है, तभी आप शॉर्टलिस्ट होगे किसके, मुख्य परीक्षा के लिए। आप कितने भी मार्क्स ले आओ जीएस पेपर 1 में, अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया है तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। तो हम जानते हैं जीएस पेपर 1 के बारे में। जीएस पेपर 1 में 100 सवाल पूछे जाते हैं। समय सीमा होती है 2 आवर्स। हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, यानी कि आप अगर सही आंसर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे एक सवाल पे। अगर गलत देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है जो 1/3 मार्क्स काट लेगी आपके। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको चूज करना होता है करेक्ट ऑप्शन। चूज करना होता है करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट चूज करना होता है करेक्ट ऑप्शन। तो यानी कि ये प्रक्रिया क्यों है एग्जाम लेने की? पहली बात, यूपीएससी सिर्फ आपका ज्ञान चेक नहीं करता, वो आपकी जॉब फिटनेस चेक कर रहा है, आपकी कार्य क्षमता चेक कर रहा है कि आप एक अधिकारी बनने लायक हो या नहीं हो। मान लीजिए आप एक जिला अधिकारी हो, जिला स्तर पे आपके पास 70 विभाग हैं, फाइलों का ढेर लगा पड़ा है, हर एक विभाग से फाइल आ रही है और आपको डिसीजन बहुत ही फास्ट लेना है। तो पहली बात, 100 सवाल 2 घंटे में करने हैं तो फास्टर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डिसीजन करेक्ट होना चाहिए, और डिसीजन किसके आधार पर होना चाहिए? वास्ट नॉलेज के हिसाब से। तो पेपर नंबर 1 में चेक हो रहा है कि आप अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, समय सीमा के भीतर कैसे करते हैं, और सही डिसीजन ले पाते हैं या नहीं ले पाते। तो आपकी वो कार्य क्षमता चेक कर रहे हैं। तो इसलिए नॉलेज के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो इन सब्जेक्ट्स को बेसिकली पूछा जाता है आपके जीएस पेपर 1 में। तो हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री में से करीब 20 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट बड़ा पोर्शन है, करीब 30 सवाल आते हैं। पॉलिटी करीब 20 सवाल आते हैं। पॉलिटी यानी कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की संरचना, यानी कि केंद्र स्तर पे क्या है, राज्य स्तर पे क्या है, जिला स्तर पे क्या है, पंचायत स्तर पे क्या है, उसकी बेसिक जानकारी पॉलिटी। इकॉनमी फिर 20 सवाल आएंगे। आप पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में, आप पढ़ते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, आप पढ़ते हैं रिज़र्व बैंक के बारे में, आप पढ़ते हैं बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, आप आयात निर्यात के बारे में पढ़ते हैं, आप WTO के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये सभी बेसिक जानकारी आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आती है। विज्ञान और तकनीक, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी 8 से 10 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स 8 से 10 क्वेश्चन। या तो बिल्कुल सेपरेटली करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स को जोड़ के पूछा जाएगा विज्ञान के साथ, इकोनॉमी के साथ, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के साथ, या पॉलिटी के साथ। यस, करंट अफेयर्स या तो इनके द्वारा पूछा जाएगा या सेपरेटली पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे आपको
200 नंबर में से आपको कम से कम 100 नंबर लाने होते हैं, तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे, यानी कि 50% आपका स्कोर होना चाहिए। सीसेट की हम बात करें तो ये 3 बड़े पोर्शंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या? जब आप फिर से सरकारी फाइलों पे काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो पैराग्राफ के फॉर्म में होती हैं, फिर आपको निष्कर्ष निकालना होता है, फिर डिसीजन लिखने होते हैं। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करता है कि आप पैराग्राफ्स को पढ़ के समझ पाते हैं और सही आंसर दे पाते हैं, नहीं दे पाते। फिर से जॉब फिटनेस को चेक कर रहा है। फिर हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स क्यों? आप एज ए अधिकारी आप कई स्कीम्स को क्रियान्वित करते हैं, तो स्कीम्स के लिए बजट आता है, उस बजट को रिलीज़ करना होता है। आपके दिमाग की प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, कितना बजट कब रिलीज़ करना है। बजट अगर शॉर्ट है तो आपको दरख्वास्त रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि और बजट चाहिए, फंड की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। वो फंड किस बेसिस पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपके दिमाग में प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, और ये सभी चीज़ करने के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए, रीजनिंग। तो जो पेपर हैं सिर्फ ज्ञान आपका टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपकी जॉब फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जीएस पेपर 1 जिससे मेरिट बनती है, जीएस पेपर 2 जो मात्र क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, 33% नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, तभी आपकी मेरिट में बनेगी। और अगर आपने यहाँ पे 50% से ज़्यादा स्कोर कर लिया तब आप मेंस परीक्षा में बैठने लायक हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं, एस्से का पेपर होता है, निबंध का, और ऑप्शन का पेपर होता है। जीएस पेपर्स की बात करें तो ये 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4। तो हर एक पेपर यहाँ पे 250 मार्क्स का होता है। हर एक पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको 8 मिनट में करना होता है। और ये जो क्वेश्चन आते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते कि आपने रटे और आपने लिख दिए। ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी सोच को, आपकी कनेक्शंस को, समाज की समझ को, समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस सारी समझ को टेस्ट करते हुए ये सवाल बनाए जाते हैं। तो यानी कि अपने ज्ञान को दर्शाना है, लेकिन किस फॉर्म में? संक्षिप्त फॉर्म में, समरी। क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करीब 200 शब्दों में लिखना होता है, 200 वर्ड्स। ये फिर से आपकी कार्य क्षमता चेक कर रहा है कि आप जॉब फिट है या नहीं है। अगर आप जिला अधिकारी हैं, मान लीजिए राज्य सरकार ने आपसे बोला कि आपके ज़िले में जितनी भी ग्रामीण विकास की स्कीम चल रही हैं उसका ब्यौरा दीजिए, और उसमें 5-6 स्कीम हैं, कुछ राज्य सरकार की, कुछ केंद्र सरकार की। तो आप थीसिस तो लिखेंगे नहीं, आप उसका संक्षिप्त ब्यौरा देंगे, यानी कि समरी। वास्ट नॉलेज में से, वास्ट इन्फॉर्मेशन में से आप क्या एक संक्षिप्त उसका आंसर बना पाते हैं, वो टेस्ट होता है जीएस पेपर्स में। उस आंसर को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं? वैरायटी, पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में, डायग्राम्स में, फ्लो चार्ट्स में, पाई चार्ट में। यस, तो वैरायटी होनी चाहिए। सॉल्यूशन आपका ज़मीनी हकीकत से जुड़ा होना चाहिए, और आपको जवाब देने होते हैं हमेशा एक समय सीमा के भीतर, टाइम मैनेजमेंट। तो फिर से आपकी जॉब फिटनेस चेक हो रही है। अब आपने ये तो जान लिया कि 4 पेपर हैं, 250 नंबर के हैं, 20 सवाल आते हैं, लेकिन ये पेपर में आता क्या क्या है, इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि यूपीएससी आपको चेक करना चाहता है कि आप प्रबंधक बनने लायक है या नहीं है, मैनेजर बनने लायक है या नहीं है। तो यानी कि अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है समाज का, तो पहले ये जानना होगा कि हमारा भारतीय समाज किस प्रकार का है। तो पेपर नंबर 1 हमको मदद करता है भारतीय समाज के बारे में जानने के लिए। तो एक बार एक झलक देखते हैं। सो जीएस पेपर 1 मुख्य परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला कंपोनेंट है हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी कि एंशिएंट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया, आज का भारत। तो इनके बीच में जुड़ाव चाहिए। अगर हम आज के भारत के बारे में जानना चाहते हैं, कोई आपसे पूछे आज के भारत के बारे में बताइए, तो आप 4 चीज़ों के बारे में बताएंगे। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था क्या है। दूसरा, इकॉनमी, अर्थव्यवस्था क्या है। थर्ड, सोसाइटी, समाज कैसा है। फोर्थ, कल्चर, यानी कि संस्कृति कैसी है। ये आज के भारत में जवाब बताएंगे, लेकिन इसका जुड़ाव कहीं ना कहीं इतिहास से होता है। अगर हम प्राचीन भारत की भी बात करें तो मौर्य काल ले लें या गुप्त काल ले लें। अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो दिल्ली सल्तनत ले लें, मुगल्स ले लें। आज के भारत की बात करें, हम किसी भी काल की बात करें, किसी भी साम्राज्य की बात करें, तो हम उनको कैसे पढ़ते हैं? उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था,
उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनके टाइम पे समाज कैसा था, और उन्होंने कला और संस्कृति में क्या योगदान दिया। यानी कि आज के भारत को समझने के लिए हमें पीछे से जुड़ाव की आवश्यकता होती है, तब हम समाज को समझ पाते हैं। इसलिए हमें हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ना होता है। ज्योग्राफी की हम बात करें, भारत के भूगोल की बात करें, तो संरचना की बात करें तो वो भी भिन्न है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे जंगल है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे समुद्री तट हैं, कहीं पे द्वीप हैं। मिट्टियाँ भी कई प्रकार की हैं, कहीं पे लाल मिट्टी, कहीं पे काली मिट्टी। यानी कि अगर इस प्रकार की विभिन्नता है ज्योग्राफी में, तो वहाँ रहने वाले लोग, उनकी कार्यशैली, उनकी संस्कृति भी भिन्न होगी। तो इसलिए बोलते हैं इंडिया इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है। ये डाइवर्सिटी समाज में आई है इतिहास के द्वारा और भूगोल के द्वारा। अब आपको इस समाज का मैनेजर बनना है। तो यानी कि जब तक आप इतिहास ढंग से नहीं पढ़ेंगे, भूगोल ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप भारतीय समाज को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पेपर नंबर 1 में इतिहास और संस्कृति, भूगोल और भारतीय समाज डाला गया है, ताकि आप अपने नागरिकों को समझ पाएँ, किस प्रकार के नागरिक हैं, किस प्रकार का हमारा समाज है। अब समाज की बेसिक जानकारी के बाद हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि समाज का प्रबंधन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे रोल आता है जीएस पेपर 2 का, क्योंकि जीएस पेपर 2 में जो पहला मेजर जो कंपोनेंट है वो है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो मैंने जैसे आपको बताया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे। गवर्नेंस यानी कि प्रशासन के तरीके, ये दोनों चीज़ हमको जाननी पड़ेगी, क्योंकि हमको समाज का प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। आप इस मैनेजमेंट के पार्ट बनना चाहते हैं। जब आप मैनेजर बनेंगे तो मैनेजर का काम क्या होगा समाज के प्रति, उसको विकसित करना। तो विकसित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीति निर्माण। तो इसलिए पेपर नंबर 2 में क्या हम पढ़ेंगे, पॉलिसीज़, स्कीम्स, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। ये सारी चीज़ें चाहिए समाज को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए। एक और कंपोनेंट है जीएस पेपर 2 में, जिसको हम कहते हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्यों जानने ज़रूरी हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया और इंडिया US। IR का मतलब यह है कि दुनिया में करीब 190 देश हैं। कुछ देश शायद हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। जब उनसे जुड़ते हैं तो हमें नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान को हम अपने समाज को विकसित करने में लगाते हैं। यानी कि जब हम विदेशी संबंध बढ़ाते हैं तो वो सारे बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स बनते हैं हमारे समाज को विकसित करने के लिए। और ये नई बात नहीं है। जब भारत ने अपना संविधान बनाया था, तब वो 5-6 संविधान से बोरो करके बनाया था। तो तब भी हमने सीखा था, आज भी हमें सीखना है और कल भी हम सीखेंगे। तो यानी कि IR का मतलब होता है एक्सपोजर, कोलैबोरेशन, जुड़ाव, एक्सेस टू नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस, सही काम करने के तरीके। क्यों? डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। सो IR बनते हैं बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स इन शेपिंग डेवलपमेंट। तो पेपर नंबर 1 में हमने जाना कि समाज किस प्रकार का है, पेपर नंबर 2 में हमने जाना कि प्रबंधन कैसे करना और विकसित कैसे करना है। जब हम समाज को विकसित कर रहे हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि समाज भी योगदान दे देश को और विकसित करने में, डेवलप करने में। तो इसलिए समाज कैसे योगदान देगा? जब समाज उत्पादक समाज बनेगा, जब हर एक व्यक्ति के पास काम होगा। व्यक्ति उत्पादक होगा, समाज उत्पादक होगा, तब देश उत्पादक होगा। तो इसलिए पेपर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, एक उत्पादक समाज को जन्म देना। जाहिर है समाज को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, समाज को उत्पादकता चाहिए, समाज को एक और चीज़ चाहिए, समाज हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। तो इसलिए प्रगतिशील समाज बनाने के लिए पेपर नंबर 3 में हमारे पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिना विज्ञान और तकनीक के समाज विकसित नहीं होता है। और साइंस आपको हर जगह चाहिए। साइंस एजुकेशन में चाहिए, साइंस आपके स्वास्थ्य में चाहिए, कृषि में चाहिए, पर्यावरण संरक्षण में चाहिए, सिक्योरिटी में चाहिए, गवर्नेंस में चाहिए, जिसको हम ई-गवर्नेंस कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि विज्ञान क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें एक प्रगतिशील समाज बनाना है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है। समाज को एक और चीज़ चाहिए होती है, सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पर्यावरण संरक्षण करना पड़ेगा।
हमको आपदा प्रबंधन करना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। हमको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसलिए पेपर नंबर 3 में हम आगे पढ़ते हैं एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है इनके बारे में? टू क्रिएट अ सेफ सोसाइटी, सुरक्षित समाज। तो यानी कि हमको समाज को प्रबंधन देना है, विकास देना है, प्रोडक्टिविटी देनी है, प्रोग्रेसिव बनाना है उसको, और सेफ बनाना है। ये चीज़ें तभी कारगर हो पाएंगी जब समाज में अच्छे मूल्य होंगे। इसलिए मूल्यों की बात करी गई है पेपर नंबर 4 में, जिसको हम कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सरल भाषा में एथिक्स का मतलब होता है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपकी अखंडता, यानी कि आप डिसीजन में फर्म हैं, आप बाहरी लोभ से आप विचलित नहीं होते हैं, आप लालच के प्रभाव में नहीं आते हैं, आप सही डिसीजन लेते हैं। और एप्टीट्यूड यानी अपने सही दिमाग का प्रयोग करते हुए सही डिसीजन लेते हैं। यानी कि जिस समाज में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जैसी वैल्यूज़ बेहतर होंगी तो समाज जल्दी विकसित होगा। तो एक्चुअली ऑल दीज 3 क्या हमको प्रोवाइड करते हैं? मॉरल गाइडेंस। और ये सभी के लिए है, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे सरकार के बाहर हो। तो यानी कि समाज में अगर बेहतर EIA होगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड होगी, तो समाज का विकास और बेहतर होगा, और तब हम एक सशक्त नेशन बनेंगे, दैट इज़ नेशन इन मेकिंग। हम एक मोर प्रगतिशील समाज बनेंगे और एक लोकतांत्रिक समाज बनेंगे, और हम विश्व में भी चमक के आएंगे, राइज इन ग्लोबल एरिना लाइक रेस्पॉन्सिबल पावर, एक रेस्पॉन्सिबल पावर के रूप में उभर के आएंगे। तो यानी कि पेपर जो हमने डिस्कस किए 1, 2, 3 और 4, वो कभी सब्जेक्ट पे ध्यान देके नहीं पढ़े जाते, वो कभी ये ध्यान देके नहीं पढ़े जाते कि हमें हिस्ट्री रटनी पड़ेगी, ज्योग्राफी रटनी पड़ेगी, पॉलिटी रटनी पड़ेगी, इकॉनमी रटनी पड़ेगी। हमें एक बड़ी तस्वीर देखनी है कि हमें पढ़ना ही क्यों है। आज आपने वो बड़ी तस्वीर देखी है, जिसको मैं शॉर्टली अब बता देता हूँ। जब आप ये चारों पेपर पढ़ते हैं तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? पहला, टाइप ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज किस प्रकार का है, प्रबंधन के तरीके क्या हैं, मैनेजमेंट के तरीके क्या हैं, डेवलपमेंट के तरीके क्या हैं, उत्पादक समाज बनाने के तरीके क्या हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रगतिशील समाज बनाने के तरीके क्या हैं, उसके बाद सेफ सोसाइटी बनाने के तरीके क्या हैं, और कौन से मूल्य चाहिए समाज में कि एक बेहतर समाज बन सके, और ये सारी चीज़ें हम अचीव कर पाएँ। तो ये GS पेपर्स का मतलब है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्से पेपर की। तो एस्से पेपर को बोला जाता है पेपर नंबर 1। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे एस्से पेपर को पेपर नंबर 1 बोला जाता है। और एस्से पेपर में कोई भी सिलेबस नहीं होता। पहली बात, कोई सिलेबस नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं है। एस्से पेपर में सिलेबस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपकी जानकारी और नॉलेज यूज़ होगी वो GS पेपर्स की यूज़ होगी, करंट अफेयर्स की यूज़ होगी, और इन दोनों के मिलाव से जो बड़ी तस्वीर आती है उसको यूज़ करेंगे। तो यानी कि एस्से पेपर में अलग से सिलेबस देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट राइटर हो गए GS पेपर्स के और करंट अफेयर्स के, इसका मतलब ये है कि GS और करंट अफेयर्स को मिला के आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हो। तो निबंध का पेपर 250 नंबर का होता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में 4-4 निबंध दिए जाते हैं, यानी कि 8 निबंध आते हैं पूरे पेपर में, और हर सेक्शन में से आपको 1 निबंध लिखना होता है। यानी कि टोटल आपको पेपर में 2 निबंध लिखने होते हैं 180 मिनट में, यानी कि 3 घंटे में, यानी कि 90 मिनट में आपको 1 निबंध लिखना होता है। अब निबंध से क्या UPSC चेक करता है? फिर से आपकी जॉब फिटनेस, कार्य क्षमता चेक करता है। आपका JLI का टेन्योर ख़त्म हो गया, आपका अब सीनियर अधिकारी हो गए। सीनियर अधिकारी कहाँ बैठते हैं? विभाग में, मंत्रालय में। वहाँ पे कार्य उनका बदल जाता है, वर्क प्रोफाइल बदल जाती है। क्या करते हैं? नीति निर्माण, पॉलिसी, यानी कि स्कीम्स बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, दिशा निर्देश बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, MOUs बनाएंगे। यानी कि वहाँ पे क्या उनको करना पड़ेगा? विश्लेषण, व्याख्या करनी पड़ेगी किसी भी मुद्दे पे। तो यानी कि आपकी व्याख्या करने की क्षमता ऐसे निबंध के द्वारा जांची जाती है, यस, कि आप किसी भी मुद्दे पे एक पूरे डिटेल तरीके से व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यानी कि आपकी पॉलिसी मेकिंग एप्टीट्यूड आपका चेक हो रहा है आपका एस्से पेपर के द्वारा। तो एस्से पेपर चेक कर रहा है आपका पॉलिसी मेकिंग स्किल्स
एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज एंड लॉजिकल सॉल्यूशंस। तो फिर से आपकी व्हाट नॉलेज चेक हो रही है विथ व्हाट जॉब फिटनेस। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। देखिए, जनरल स्टडीज़ के पेपर्स और एसए का पेपर एक जनरल सामान्य ज्ञान के आधार पे लिखे जाते हैं, लेकिन कम से कम यूपीएससी को एक पेपर ऐसा चाहिए होता है जिसमें आपकी गहराई से नॉलेज की जांच की जाए, तो तब निकल के आता है ऑप्शनल पेपर। सो ऑप्शनल पेपर जिसमें 2 पेपर होते हैं, कोई भी एक ऑप्शनल आपको चूज़ करना होता है। तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों 250-250 नंबर के होते हैं, यानी कि ऑप्शनल का पेपर 500 नंबर का होता है। यस, तो जीएस पेपर आपके 1000 नंबर के, ऐसे आपका 250 नंबर का, यानी कि 1250 तो ये हो गए। उसके बाद 500 नंबर यानी कि 1750। अब ये 250 नंबर, पेपर नंबर 1 होता है थ्योरी और पेपर नंबर 2 होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि पेपर नंबर 1 के द्वारा आपका उस विषय का गहन अध्ययन आपने किया है या नहीं किया है, थ्योरीज आपको पता है नहीं पता है, वो जांची जाती हैं। और दूसरा, मात्र थ्योरी काफ़ी नहीं है, क्या वो आप उस थ्योरी को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते, तो वो जांचा जाता है पेपर नंबर 2 में। सो ऑप्शनल पेपर चेक करता है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वन सब्जेक्ट, बोथ थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ये बेसिक्स हैं आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के। तो यानी कि यूपीएससी मेंस के द्वारा क्या चेक करा, आपकी जॉब फिटनेस। पहली जो जॉब फिटनेस चेक होती है आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग। भाई, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो एग्जामिनेशन है, जो मेंस एग्जामिनेशन है, वो सारा रिटन में होता है। क्यों होता है भाई? जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होती है वो कार्य क्षमता और कार्यशैली के आधार पर होती है। तो यूपीएससी में क्यों रिटन एग्जामिनेशन होता है? जब आप सरकार के पार्ट बनते हो, सिविल सर्वेंट बनते हो, तो हर एक चीज़ वहाँ पर फाइलों पे चलती है और कागज़ पे चलती है। तो यानी कि आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। और आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लिखना एक कला है, और कला को निखारने से पहले आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। तो यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग आपका चेक होता है, जो आपको दर्शाता है कि जॉब फिट है नहीं है। आर्ट ऑफ राइटिंग के द्वारा क्या आपको दिखलाना है कि कनेक्शंस, आप कितना समाज के बारे में जानते हैं, कितना ज़मीनी हकीकत के बारे में जानते हैं, वो कनेक्शंस आपको दर्शाने होते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपकी सोच कितनी साफ और स्वच्छ है, क्लियर है, यस, कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आता है, दिखाई देता है। वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन, यस, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, पॉइंट हैं, पैराग्राफ हैं, डायग्राम हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, यस। एंड सिंप्लिसिटी, यानी कि आपको सिंपल तरीके आते हैं समझाने के, ये नहीं आते हैं। ये भी क्यों चाहिए? सरकार में जब काम करते हैं, फाइलों पे कुछ भी लिखते हैं, वो सभी को समझ में आना चाहिए। आपसे जो आपके निचले स्तर पे जो काम कर रहे हैं, आपके बराबर के स्तर पे जो काम कर रहे हैं, आपके ऊपरी स्तर पे काम कर रहे हैं, आपको सबको समझाना है। सिंप्लिसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अर्जित करने के लिए आपको पढ़ने के तरीके कुछ अपनाने पड़ेंगे। पहला, हाउ टू स्टडी। बेसिक ज्ञान पहले लेना पड़ता है। तो बेसिक ज्ञान के लिए आती है एनसीईआरटी बुक्स और कुछ एडवांस्ड बुक्स। किसी से भी पूछेंगे जिन्होंने यूपीएससी पास किया है या सफल रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या टीचर्स के पास जाएंगे, सब यही कहेंगे एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेंगी, और साथ में उसकी कुछ एडवांस किताबें भी बताई जाती हैं। अब एनसीईआरटी पढ़नी ही क्यों है? क्योंकि स्कूलों में ढंग से पढ़ाई नहीं जाती है। स्कूलों में एग्ज़ाम प्रक्रिया क्या होती है? वही क्वेश्चन आंसर पैटर्न, आपने रटा, एग्ज़ाम पास किया, भूल गए। अब आप फिर से अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे, अब आप 20, 22, 24 साल के अगर स्टूडेंट हैं, तो अगर आप वही सेम एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे, दिमाग लगा के पढ़ेंगे, तो मतलब कुछ और निकल के आएगा, तस्वीर बड़ी निकल के आएगी। इसलिए वापस हमको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमें कम से कम एक करंट अफेयर्स के लिए एक नेशनल न्यूज़पेपर और एक करंट अफेयर्स मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन से हमें जुड़ना है। नेशनल न्यूज़पेपर जो यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रेफरेबल हैं, वो एक द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस है। तो यानी कि इन दोनों अखबारों में से किसी एक अखबार को आपको अपनाना पड़ेगा। शुरू में मुश्किल होगा, जाहिर है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बेसिक नॉलेज आपकी बढ़ेगी जीएस के सब्जेक्ट्स के द्वारा, तो अखबार भी बेहतर समझ में आएगा। और
करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन जिस पे आपको रेगुलरली मंथ टू मंथ आपको फिनिश करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को और सिंपल बनाने के लिए क्लास लेक्चर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया को और सिंपल बनाने के लिए क्लास नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ रेगुलर क्लास टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस एडवांस टू बेसिक सफ़र में हम आपका क्या योगदान कर सकते हैं, यानी कि शील्ड आईएएस कैसे योगदान कर सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो भी मैंने अभी तक बताया, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए ये हमारा जो प्रोग्राम है बेसिक टू एडवांस वाला 1 ईयर प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इस प्रोग्राम में सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखा गया है। कुछ फीचर्स देखते हैं इस प्रोग्राम के। पहला, मंडे टू फ्राइडे डेली करीब 4 घंटे की क्लास होगी। 4 घंटे मतलब कि 2-2 घंटे की 2 क्लासेस, यानी कि 2 सब्जेक्ट कवर होंगे। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके लेक्चर प्लान्स टीचर द्वारा शेयर किए जाएंगे। लेक्चर्स प्लान्स में ये बताया जाएगा प्रॉपर शेड्यूल क्या है क्लासेस का, किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा और ये विषय कब कंप्लीट होगा और अगला विषय कब स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर लेक्चर प्लान्स मिलेंगे। इसके बाद क्लास नोट्स टीचर द्वारा दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाएगा और रेगुलरली आपके क्लास टेस्ट्स भी होंगे, ताकि मंथ टू मंथ आपने जो सीखा उसको टेस्ट में कन्वर्ट किया, ताकि ये आपके पास कॉन्फिडेंस आए जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जो आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। जैसा मैंने बताया शुरू में, द हिंदू पढ़ना मुश्किल होगा, तो उसमें यह भी नहीं पता होता कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी है। तो डेली आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ गाइडलाइंस मिलेंगी, उस दिन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें जो यूपीएससी से लिंक होती हैं और उसका सरल विश्लेषण भी। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हम एक हफ्ते का अखबार पढ़ लेंगे तो हम लेके आएंगे वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट। जो आपने एक हफ्ते में करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका एक वीकली टेस्ट और क्विज़ जो आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरा करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है, बेसिक नॉलेज क्लास में बन रही है और करंट अफेयर्स टेस्ट के द्वारा मेरे करंट अफेयर्स भी विकसित हो रहा है। उसको और विकसित करने के लिए मैगज़ीन, मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन होगी जो शील्ड के नाम से होगी, शील्ड मैगज़ीन। इसमें इस शील्ड मैगज़ीन में हिंदू का कवरेज होगा, इंडियन एक्सप्रेस का कवरेज होगा, इम्पॉर्टेंट बीबीसी जैसे बड़े मीडिया हाउसेस का कवरेज होगा, यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसका संक्षिप्त कवरेज आपको इस मैगज़ीन में मिल जाएगा। हर एक करंट अफेयर्स जो आपको ज़रूरी है, जो आपको पढ़ना चाहिए, उस मैगज़ीन में आपको मिलेगा मंथ टू मंथ। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। जब आप प्रीलिम्स के तरफ जा रहे होंगे तो आपको रैपिड रिवीजन चाहिए, बहुत फास्ट रिवीजन चाहिए। तो रैपिड रिवीजन के लिए करीब 8 किताबें निकाली जाएंगी, 8 किताबें रैपिड रिवीजन बुक्स के नाम से, जो आपकी फास्टर रिवीजन में मदद करेंगी। और ये किताबें हैं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्कीम्स, यानी कि वो सारी चीज़ें जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं उसके फास्टर रिवीजन के लिए आपको रैपिड रिवीजन बुक्स मिलेंगी। इसके साथ है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही वाइड है, जिसमें थीमेटिक टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट वाइड टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और यूपीएससी स्टैंडर्ड के फाइनल टेस्ट भी होंगे। तो यानी करीब 25 से 30 टेस्ट इसमें प्लान्ड हैं जो आपको मिलेंगे। उसके बाद है मेंस का जीएस आंसर राइटिंग सेशंस एंड एस्से प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं स्पेशलिस्ट हूँ आंसर राइटिंग और एस्सेस का, तो ये डायरेक्टली मेरे गाइडेंस में होगा। निश्चिंत रहिए, अगर आपने मेरे साथ अगर आंसर राइटिंग सीखी और निबंध लेखन सीखा तो यूपीएससी मेंस बहुत ही आसान दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की, जिसमें कई हमारे प्रीवियस स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे 1-to-1 मीटिंग कराई जाएगी। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे, यानी कि सभी बेसिक ज्ञान जो इंटरव्यू पास करने के लिए आपको चाहिए वो आपको मिलेगा पास्ट स्टूडेंट से और एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट से। अगर इस प्रक्रिया को आपको सरल तरीके से अपनाना है तो आप बेसिक टू एडवांस कोर्स शील्ड आईएएस के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये प्रोग्राम 2 तरीके से है। पहला,
अगर आप ऑनलाइन इसको अटेंड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो हमारा मोड ऑफ जो टीचिंग है वो हाइब्रिड है, यानी कि बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। दिल्ली में आप रहते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, कहीं भी बैठे इंडिया में तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। और आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं shieldis.in, और डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं लैंडलाइन नंबर्स पे और दी मोबाइल नंबर पे। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है वो 20 जून को स्टार्ट हो रहा है, बेसिक टू एडवांस कोर्स। अगर आप सीरियस हैं एक अच्छी तैयारी के लिए, अगर आप सीरियस हैं बेसिक टू एडवांस सफ़र को एंजॉय करने के लिए, अगर आप सीरियस हैं कि आप यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन मैक्सिमम 2 साल में आप निकाल पाएँ, तो आप शील्ड आईएएस के पार्ट बनिए, ज्वाइन करिए हमारा कोर्स और आपको निश्चित लाभ मिलेगा। थैंक यू।